हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के यूनिट 1 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। वैश्विक प्रतिरोध, वैश्विक सामाजिक आंदोलन और गैर सरकारी संगठन। फ्रेंड्स, वैश्विक प्रतिरोध को आज हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे और जो ये वैश्विक प्रतिरोध है वो आपकी जो यूनिट 1 है ग्लोबल पॉलिटिक्स की, उसका चैप्टर 5 है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि जो दक्षिणी देश थे उन्होंने लंबे समय से संरक्षणवादी नीति अपना रखी थी। मतलब स्पेशली जो विकासशील देश थे, दक्षिण का यहाँ पर मतलब है विकासशील देशों से। तो जो विकासशील देश थे, डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उन्होंने एक लंबे समय से संरक्षणवादी नीति अपना रखी थी। मतलब वैश्वीकरण को अपनाया नहीं था, लिबरल पॉलिसी को, उदारवादी नीतियों को नहीं अपनाया था, अपने आप को संरक्षित रखा था, अपने देश के व्यापार को विश्व के लिए खोला नहीं था। लेकिन आगे चलकर उदारवादी नीति बहुत ही बड़ी बन जाती है, विश्व में उदारवादी विचार फैल जाता है, जिस कारण से वैश्वीकरण 1990 के दशक में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। मतलब विश्व में वैश्वीकरण होता है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण का किस तरह से प्रतिरोध हो रहा है, किस तरह से वैश्वीकरण के विरुद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आंदोलन हो रहा है वैश्वीकरण के विरुद्ध, वास्तव में वो आंदोलन कुछ संस्थाएं हैं जैसे कि WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ये कुछ संस्थाएं हैं जो कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देती हैं। तो असली आंदोलन इन संस्थाओं के खिलाफ ही चलता है। कई बार आप देखोगे कि जब कभी भी इन संस्थाओं की बैठक होती है, जब कभी भी नॉर्मली WTO की बैठक होती है, तो इस बैठक के विरुद्ध आंदोलन होता है। तो साफ साफ यही है कि वैश्वीकरण विरोधी जो आंदोलन है, वास्तव में वो कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि नाम बता दिए मैंने, तो इनके विरुद्ध ये आंदोलन चलाया जाता है। अब ये आंदोलन हो क्यों रहा है? तो वैश्वीकरण ने लोगों से कई सारे वादे किए थे, कई प्रॉमिस किए थे, जिसे वो पूरा नहीं कर पाया। अब देखिए फ्रेंड्स, वैश्वीकरण को जब अपनाया गया था तो बहुत ही, जैसे कि आप कोई नई चीज़ खरीदते हो, बहुत ही उत्सुक होते हो, तो वैसे ही लोग उत्सुक थे, कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी कि हम वैश्वीकरण को अपनाएंगे, हमारा विकास होगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, सभी और भलाई होगी, सभी लोग तरक्की करेंगे। बट ऐसा नहीं हो पाया। वैश्वीकरण अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया, अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया, इसीलिए वैश्वीकरण का विरोध किया जा रहा है। इस वीडियो में मैंने कोहेन के द्वारा दिए गए कई सारे तथ्यों को मैंने इसमें शामिल किया है। कोहेन एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के काफ़ी अच्छे विद्वान माने जाते हैं, तो उनके कई सारे तथ्यों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग से हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप उन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए, और कुछ चीज़ें ना मैं समझाता हूँ तो आप उसको थोड़ा अपने वर्ड्स में समझ के लिख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोहेन कहते हैं कि विकासशील देशों के लोगों ने तकनीकी अन्वेषण में भाग नहीं लिया है, वे इसे बस प्राप्त करते हैं, और इसीलिए यही लोग पश्चिमी प्रेरित वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोहेन का मानना है कि जो विकासशील देशों के लोग हैं वो कभी भी नॉर्मली टेक्नोलॉजी को बनाने में इन्वॉल्व नहीं रहे, वो टेक्नोलॉजी को वो नहीं बनाते हैं। हम जापान से टेक्नोलॉजी लाते हैं, जापान से बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, जापान को बुलेट ट्रेन दे नहीं रहे, हम बुलेट ट्रेन बनाने में इन्वॉल्व नहीं हैं। मीन्स जो विकासशील देश हैं वो तकनीक को खरीद लेते हैं, बट उसे वो बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिस कारण से उनका ज़्यादा विकास नहीं होता है। ज़्यादातर फ़ायदा विकसित देशों को ही होता है। इसलिए कोहेन कहते हैं कि जो ये वैश्विक प्रतिरोध का जो आंदोलन हो रहा है ना, वो इन जो विकासशील देश हैं वो उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। हालांकि हम इस चीज़ को पूरी तरह सही नहीं कह सकते, कुछ विकसित देशों के लोग भी हैं जो इसका प्रतिरोध करते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे।
अब अगर हम कोहेन की ही बात करें तो कोहेन जो है, जो विकासशील देशों की लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये इन्हें 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग है इस्लामिक कट्टरवादियों का। इस्लामिक कट्टरवादी यहाँ पर ये हैं, वो हैं जो पश्चिमी प्रेरित वैश्वीकरण है उसका विरोध करते हैं। इस्लामिक कट्टरवादी, लाइक कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हमें ऐसे समूह मिल जाते हैं जो पश्चिमी, जो वेस्टर्न ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है कोहेन के हिसाब से, वो है पूंजीवाद के विरुद्ध। तो दूसरा ग्रुप जो है वो जो वैश्वीकरण का प्रतिरोध कर रहा है, असलियत में वो पूंजीवाद का विरोध कर रहा है। तो फ्रेंड्स, कन्फ्यूज़न नहीं है, जो लोग ग्लोबलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, कोहेन ने उन्हें 2 वर्गों में बांटा है। एक है इस्लामिक कट्टरवादी और एक है पूंजीवाद के विरुद्ध, पूंजीवादी व्यवस्था का जो विरोध कर रहे हैं वो। अब हम बात करते हैं कि जो ये प्रतिरोध आंदोलन चल रहे हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या है, इनका केंद्र बिंदु क्या है। तो इनका पहला उद्देश्य ये है कि ये मज़दूर, जो स्थानीय मज़दूर हैं, उनको शोषण से बचाना चाहते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी देश में एमएनसीज़ वगैरह चली जाती हैं और एमएनसीज़ वहाँ के मज़दूरों को सही से पैसा नहीं देती हैं और कम पैसे पर लोगों से काम कराती हैं और कई सारे घंटे काम कराती हैं, ओवर टाइम लेती हैं उनसे। तो मतलब ये है कि लोगों का शोषण होता है, मज़दूरों का शोषण होता है। तो प्रतिरोध आंदोलन इस शोषण को रोकना चाहता है। इसके अलावा अब एमएनसीज़ वगैरह के कारण या ग्लोबलाइजेशन के कारण इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, पर्यावरण का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान को, इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भी ये आंदोलन चलाए जा रहे हैं, इन आंदोलनों को बल दिया जा रहा है। इसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि ये कल्चर को बचाना चाहता है, जो इंडिजिनस कल्चर है, जो मूल संस्कृति है, इसको संरक्षित करना चाहता है। लाइक आपने पहले ही पढ़ लिया कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में, सांस्कृतिक वैश्वीकरण में मैंने आपको बताया था। ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण जो पश्चिमी संस्कृति है वो विश्व में छा रही है। लाइक मैकडोनल्ड वगैरह है, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो ये चीज़ें हैं, जीन्स वगैरह, ये पूरे विश्व में फैल रहे हैं। सांस्कृतिक एक रूपता हो रही है, जिससे जो मूल निवासियों की अपनी संस्कृति थी वो खत्म हो रही है। तो इसको भी संरक्षित करना चाहता है, इसको रोकना चाहता है ये आंदोलन। इसके अलावा क्या होता है कि एमएनसीज़ वगैरह जब किसी छोटे स्टेट में जाती हैं तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में दखल देना शुरू कर देती हैं, जो कि सही बात नहीं है। किसी भी कंपनी का काम बस ये है कि वो अपने फ़ायदे के लिए और लोगों की भलाई के लिए काम करे, अपना प्रोडक्ट बनाए और अपना सामान बेचने पर ध्यान दे। बट अगर कोई कंपनी किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था से खिलवाड़ करती है तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसी के चलते ये आंदोलन इस चीज़ को भी रोकना चाहता है। मतलब राजनीतिक व्यवस्था में जो बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके दखल को रोकने के लिए भी वैश्विक प्रतिरोध आंदोलन को बल दिया जा रहा है। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके, कुछ टाइप्स में, कुछ प्रकारों में डिवाइड करके हम इसे समझ सकते हैं। तो वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का पहला प्रकार है, पहला जो स्तर है वो है व्यक्तिगत स्तर। व्यक्तिगत स्तर की अगर हम बात करें तो जैसे कि कई लोग हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं, वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। लाइक आप एक इंसान हैं और आप अपने ही आप जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके सामान को खरीदना छोड़ दें, तो ये होगा व्यक्तिगत स्तर। इसका हमें एग्जांपल मिलता है फ्रांस से, जहाँ के एक पॉलिटिशियन हैं, एक काफ़ी जागरूक इंसान हैं, सोशलिस्ट हैं, जोश बॉब, जिन्होंने मैकडोनल्ड का फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा विरोध किया। इन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन भी किया और अपने आप ही जो स्थानीय कंपनियां हैं उनको ज़्यादा प्रोत्साहन देने की बात की, उनके प्रोडक्ट्स को, उत्पादन को खरीदना शुरू किया। तो व्यक्तिगत स्तर में हम
स्थानीय कंपनियों के पक्ष में कोका कोला, स्टारबक्स, अमेजॉन जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उत्पादन खरीदने से इनकार करने जैसी प्रतिरोध आंदोलनों को देख सकते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत स्तर आपको आई थिंक आ गया होगा। इसके अलावा प्रतिरोध आंदोलन स्थानीय समूहों के द्वारा, अब स्थानीय समूहों के द्वारा भी प्रतिरोध आंदोलन चलाए जाते हैं, वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है। तो इसका कुछ अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि पहले से समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी स्थानीय समूह के द्वारा आंदोलन किया जाए वैश्वीकरण के विरुद्ध, तो उसे हम कहते हैं वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, वो भी स्थानीय समूहों के द्वारा। कई बार स्थानीय समूह वैश्वीकरण से असंतुष्ट होते हैं तो वो ये आंदोलन चलाते हैं। इसमें हमें एक एग्जाम्पल मिलता है, अमुग्मे और कमोरो। फ्रेंड्स, ये पपुआ के आदिवासियों का समूह था जो इंडोनेशिया में चला जाता है कुछ समय बाद, फिर वहीं पर ये रहने लगता है, वहाँ के स्थानीय संसाधनों के द्वारा अपना जीवन यापन चलाता है, जैसे कि मछली पकड़ना, शिकार करना और इत्यादि के द्वारा अपना वहाँ पर जीवन यापन ये समूह चला रहा था। बट क्या होता है कि फिर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है 1967 में, फ्री पोर्ट मैकमोरन कॉपर एंड गोल्ड कॉरपोरेशन। तो ये कंपनी आती है, इसका काम खनन से रिलेटेड है, मिनरल से रिलेटेड है, तो प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करती है, जिस कारण से इसे मतलब आदिवासियों को हटाना पड़ता है अपने उस इलाके से जहाँ पर इसका काम चल रहा होता है। तो ऐसे में जो आदिवासी थे उनका मतलब काम छिन जाता है, उनका जीवन यापन का जो साधन था वो ख़त्म हो जाता है। जिस कारण से उन समूहों ने अमेरिकी संघीय अदालत में 1996 में मुकदमा दायर करवाया। इसके अलावा उन्होंने इंडोनेशियाई सरकार से भी अपील की कि वो हमारी समस्याओं को सॉल्व करे। बट फ्रेंड्स, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत ताकतवर होती हैं, इसके अलावा कई सारी नीतियां वगैरह बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा जो कि उनके पक्ष में ही होती हैं, जिस कारण से अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है। तो ये एक एग्जाम्पल था स्थानीय समूहों के द्वारा प्रतिरोध आंदोलन का। इसके अलावा वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों में तीसरा स्तर है वैश्वीकरण के खिलाफ श्रमिक आंदोलन। क्योंकि वैश्वीकरण से श्रमिकों को डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, श्रमिकों पर वैश्वीकरण का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, इसलिए कई सारे श्रमिक इससे असंतुष्ट हैं और इसलिए वो वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को थोड़ा सा देखें तो मार्क्सवादी विचारधारा के टाइम पर श्रमिकों की शक्ति बढ़ गई थी। इसके अलावा शीत युद्ध का जो शुरुआती चरण था उस समय भी श्रमिक संघ काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे। बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उदारवादी विचारधारा विश्व में काफ़ी प्रभावी हो गई। 1980 के दशक में यूके और यूएस में उदारवादी विचारधारा काफ़ी तेज़ी से फैली। उदारवादी विचारधारा यही थी कि सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। और उसी टाइम पर फिर शीत युद्ध का अंत होता है और सोवियत रूस जो होता है वो पूरी तरह वो विघटित हो जाता है। तो मार्क्सवादी विचारधारा अपने आप ही बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है, जिस कारण से उदारवादी विचारधारा, नवउदारवादी विचारधारा काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच जाती है और वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों को काफ़ी नुकसान होता है। श्रमिकों की जो काम करने की दशाएं होती हैं वो काफ़ी बदतर हो जाती हैं, बुरी हो जाती हैं और उन्हें बहुत ही कम पैसे पर काम करना पड़ता है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफ़ी आगे बढ़ जाती हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास ये विकल्प रहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अगर लगता है कि हमारे इस देश में या इस देश में श्रमिक ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं तो वो किसी सस्ते देश में चले जाते हैं जहाँ पर श्रमिक बहुत ही कम पैसा लेते हैं, तो वो अपनी कंपनियों को शिफ्ट कर देते हैं, जिससे स्थानीय श्रमिक जो किसी देश के श्रमिक हैं उनका नुकसान होता है। और जिस देश में एमएनसी जा रही है वहाँ पर ये होता है कि उन्हें कम पैसे पर श्रमिक तो मिल जाते हैं, बट वो उन श्रमिकों के संरक्षण के लिए कोई ख़ास खर्च या व्यवस्था नहीं करते हैं, उन्हें बहुत ही कम सैलरी देते हैं और उनका एक तरह से शोषण करते हैं। तो इस तरह से श्रमिकों का बहुत ही श्रमिकों के साथ बुरा व्यवहार होने के कारण
श्रमिक खुलकर वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला था व्यक्तिगत स्तर, दूसरा था स्थानीय समूह और तीसरा था श्रमिक स्तर, श्रमिकों के द्वारा जो विरोधी आंदोलन चल रहे हैं वो। अब यहाँ पे चौथा है अंतर्राष्ट्रीय एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा आंदोलन। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन हैं, जो इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं, उनके द्वारा जो आंदोलन चलाए जाते हैं वैश्वीकरण विरोधी वो। तो पहला है रेन फॉरेस्ट अलायंस। ये एक INGO है जिसके द्वारा वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन चलाया जाता है। रेन फॉरेस्ट अलायंस न्यूयॉर्क शहर और एम्स्टर्डम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसके कार्यालय दुनिया भर में हैं और 60 से अधिक देशों में इसका संचालन होता है। इसके अलावा है ग्रीन पीस एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके 55 से अधिक देशों में कार्यालय हैं और एम्स्टर्डम है नीदरलैंड में, तो वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय समन्वय निकाय है इसका। फ्रेंड्स, इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन भी चलाए जाते हैं, वैश्वीकरण का विरोध भी किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हमें बात करनी है विश्व सामाजिक मंच की, जो कि वैश्विक प्रतिरोध आंदोलनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा काफ़ी बड़े लेवल पर वैश्विक प्रतिरोध किया जाता है वैश्वीकरण का। विश्व सामाजिक मंच, वर्ल्ड सोशल फोरम, एक नागरिक समाज संगठनों की एक वार्षिक बैठक है जिसे पहली बार ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। यह मंच वैश्वीकरण के समकालीन नज़रिए को चुनौती देकर एक वैकल्पिक भविष्य के विकास के लिए आत्मसचेत प्रयास करता है। भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच की मेज़बानी मुंबई शहर में हुई थी। मतलब भारत में जो पहली बार विश्व सामाजिक मंच की बैठक थी वो मुंबई में हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, यह एक फोरम है, एक मंच है जिसे हम एक बैठक के रूप में जानते हैं। ये कोई संगठन नहीं है बल्कि कई सारे संगठनों के द्वारा ये बैठक बुलाई जाती है हर साल। विश्व सामाजिक मंच की एक बैठक हर साल बुलाई जाती है। जो पहला सामाजिक मंच था विश्व सामाजिक मंच, वो ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे में 25 जनवरी से 30 जनवरी 2001 तक आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन फ्रांसीसी संस्थान फॉर द टैक्सेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एडिज समेत विभिन्न समूहों द्वारा किया गया था। वर्ल्ड सोशल फोरम का एक स्लोगन है, एक और दुनिया संभव है। इसका मतलब यह है इस स्लोगन का कि ये कहते हैं कि वैश्वीकरण ही सब कुछ नहीं है। वैश्वीकरण के अलावा भी हम वैश्विक स्तर पर एक अच्छी व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वैश्वीकरण ही सब कुछ है, वैश्वीकरण का भी विकल्प मौजूद है। वर्ल्ड सोशल फोरम का ये कहना है। अब देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड सोशल फोरम या जितनी भी संस्थाएं हैं उनका एक अहम रोल है वैश्विक प्रतिरोध करने में, बट फिर भी इसमें कुछ कमियां भी बताई जाती हैं। जैसे कि जब वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी तो उसमें मात्र 5000 सदस्य थे, 5000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा जब 2004 में भारत में जब मुंबई में जब उसकी चौथी बैठक हुई थी तो उसमें 1 लाख सदस्य थे। इसके साथ ही 2006 में वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक को विकेंद्रित कर दिया गया, मतलब पूरे विश्व में अलग अलग कोनों में कर दिया गया, जैसे कि बमाको, कारकास, कराची। तो यहाँ पर ये बैठक की गई, एक ही साल में अलग अलग जगह पर कई सारी बैठकें हुई। बट इनके जो सदस्य हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। अगर हम पूरी दुनिया की पॉपुलेशन देखें तो उस हिसाब से इनकी सदस्य संख्या बहुत ही कम है। तो इसमें एक सुधार होने की ज़रूरत है। अगर वैश्विक प्रतिरोध करना है तो इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए या बढ़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये
वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई थिंक आपने अपने नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे इस वीडियो के। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि नोट्स आपको हेल्प देंगे आपके एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।